आप सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट में, जहां पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है शब्द भेद या शब्दों का वर्गीकरण। मतलब हमारे हिंदी भाषा में किस प्रकार के कितने प्रकार के शब्द होते हैं, इन शब्दों का कहाँ कहाँ क्या क्या उपयोग होता है, ये आज हम इस पाठ में जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि शब्दों को कहाँ से लिया गया है, कौन सा शब्द है। मतलब जैसे आपने पढ़ा हो, कभी तत्सम पढ़ा हो, कभी तद्भव पढ़ा हो, देशज पढ़ा हो, विदेशी पढ़ा हो, सार्थक पढ़ा हो, निरर्थक पढ़ा हो। ये सारे जो शब्द हैं वो हमारे कौन कौन सी भाषाओं से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं, कौन से देश की कौन से शब्द हैं जो हम अपनी हिंदी में मिक्स करके बोलते हैं, है ना। तो आज हम उसी विषय पर, उसी पाठ पर, उसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं आप सभी के साथ। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, आपके पाठ का नाम है शब्दों का वर्गीकरण यानी शब्द। सबसे पहले देखो, अपन ने पढ़ा था, वर्ण पढ़े थे, वर्तनी पढ़ी थी। वर्ण और वर्तनी के मिक्सर से जो बनता है उसे हम शब्द कहते हैं। शब्दों के आपने पढ़ा हो, व्याकरण में पहला पाठ पढ़ा होगा, व्याकरण में पढ़ा था व्याकरण के 4 भेद होते हैं। पहला भेद था वर्ण विभाग, दूसरा भेद है शब्द विभाग, तीसरा भेद है पद विभाग और चौथा भेद है वाक्य विभाग। तो पहला विभाग हम पूर्ण कर चुके हैं, दूसरा विभाग हम पढ़ने वाले हैं, तीसरा विभाग आगे आएगा तब पढ़ेंगे और चौथा विभाग अंत में आएगा, उसको भी हम समझेंगे। फिलहाल आप सभी का ध्यान इधर उधर की बातों में ना हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और कक्षा को प्रारंभ करने से पूर्व, जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी अपनी अपनी जगह पर बैठकर ध्यान मग्न हो जाइए और गायत्री मंत्र का स्मरण कर लीजिए, ताकि आपकी बुद्धि जो इधर उधर की बातों में लगी थी वो आपकी पढ़ाई पर एकाग्र हो जाए। ठीक है बच्चों, बिना समय व्यतीत किए हम कक्षा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए बेटा, ये लिखा क्या है। ये लिखा है अक्षर। आपने पढ़ा था पहले वर्ण, तो वर्ण से बनता है बेटा अक्षर और अक्षर से बनता है शब्द। अब आपको लग रहा होगा यार वर्ण और अक्षर में कुछ अंतर होता ही नहीं है, हमें तो कभी पढ़ा ही नहीं गया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं बेटा, वर्ण मतलब होता है ऐसे व्यंजन या ऐसे स्वर जो कभी किसी दूसरे के सहयोग से ना बनते हों। आपको पता है कि व्यंजन को पढ़ने के लिए, व्यंजन को बोलने के लिए किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, जब भी हम उस व्यंजन को बोल पाते हैं। अन्यथा आपको पता है व्यंजन के नीचे हमेशा हलंत लगा रहता है और हलंत के साथ उस व्यंजन को हम पढ़ नहीं पाते। तो बेटा क्या होता है, जब व्यंजन में अपन स्वर जोड़ देते हैं तो स्वर जोड़ने के बाद वो बन जाता है बेटा अक्षर बन जाता है। और यहां हम वही पढ़ने वाले हैं, उसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। क्या लिखा है, वह ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस में होता है। मतलब ऐसे वर्ण या ऐसे अक्षर जिनका उच्चारण हम केवल एक सांस में कर लेते हैं, मतलब बिना अटके, बिना हिचके, बिना सोच विचार किए हम उस वर्ण को पढ़ लेते हैं, उस वर्ण समूह को पढ़ लेते हैं। वो वर्ण समूह हमारा क्या कहलाता है बच्चों, वह कहलाता है हमारा अक्षर। क्या कह रहा है ये, वह ध्वनि समूह, वह ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस में किया जाता है या एक सांस में होता है, उसे हम अक्षर कहते हैं। ये एक अक्षर में एक स्वर अवश्य होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। वर्ण केवल व्यंजन होता है, वर्ण व्यंजन होता है, और जब स्वर व्यंजन के साथ संपर्क में आ जाता है तब वह बन जाता है बच्चों अक्षर। तो वो कह रहा है कि एक अक्षर में एक स्वर अवश्य होता है, इसलिए स्वर युक्त व्यंजन वर्ण को भी अक्षर ही कहा जाता है। स्वर युक्त व्यंजन वर्ण को भी अक्षर ही कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए देख लो बेटा, जैसे लिखा है, जैसे क में एक स्वर जुड़ा हुआ है। अगर क में स्वर नहीं होता तो हम इस क को पढ़ने में असमर्थ हो जाते, क्योंकि इस पे लगा होता हलंत। दूसरा लिखा है ग, अगर ग में स्वर निकाल दिया जाए तो इसमें क्या होगा, इसको हम पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब भी किसी व्यंजन को पढ़ते हैं बेटा तो साउंड के रूप में स्वर अवश्य निकलता है। समझ में आ रही है। तो बिना
व्यंजन मतलब बिना स्वर के किसी भी व्यंजन को पढ़ना असंभव है, और जब उस व्यंजन में स्वर जुड़ जाता है, वह पढ़ने में आ जाता है, तभी समझ जाइएगा कि वह व्यंजन वर्ण नहीं रहा, वो बन गया है अक्षर। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? दूसरा प्रश्न देखो, अपन ने वर्ण बना लिया, अक्षर बना लिया, अब बारी आती है शब्द बनाने की। तो शब्द कैसे बनते हैं? देखिए, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। समझ में आ रहा है? एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई, मतलब देखो अक्षर तो होते ही हैं, किंतु शब्दों को जोड़ने के लिए, शब्दों को बनाने के लिए वर्णों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आया हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वर्ण व्यंजन के साथ जुड़कर अक्षर में परिवर्तित हो जाते हैं, और अक्षर में परिवर्तित होने के बाद वो शब्द का निर्माण करते हैं। तो क्या कह रहा है वो? एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। शब्दों की रचना ध्वनियों के संयोग से होती है। किसके संयोग से होती है? ध्वनियों के संयोग से होती है। ध्वनि मतलब आवाज। हम अपनी आवाज को, अपनी वाक्य को, अपनी मौखिक बोली को जब शब्द का, भाषा का रूप प्रदान करते हैं तो वो क्या बन जाता है? वह शब्द बन जाता है। क्योंकि अपन जब किसी भी वाक्य को, किसी भी वर्ण को, किसी भी अक्षर को लिखते हैं और साथ साथ लिखते हैं, तो वह वर्ण और वह अक्षर मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं। क्लियर है? यहां तक आप पढ़ोगे तो एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, ये ध्यान रखना है। दूसरा, शब्दों की रचना से होती है। क्लियर है? दिमाग में आ गया होगा। अगला पढ़ते हैं बेटा, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? क्या होता है बेटा? शब्द कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि शब्दों का प्रकार क्या होता है। अब आप ये मत कहिएगा कि तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, सार्थक शब्द, विदेशी शब्द, ये बेटा शब्दों के प्रकार नहीं होते, ये इन प्रकारों के प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? इन प्रकारों के प्रकार होते हैं। समझ में आ रहा है? कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दबाजी में अपने होश आवास खोने के पश्चात ये तक भूल जाते हैं सर ने प्रश्न क्या किया है और हम उत्तर क्या दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो प्रकार हम पूछ रहे हैं वो अलग हैं और आपके दिमाग में जो प्रकार आ रहे हैं वो अलग हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं वाक्य के आधार पर। तो बच्चों, वाक्य के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य के आधार पर तो मुझे पता है जहां तक दो ही प्रकार होते हैं। एक तो था सार्थक, जो कि परिभाषा में आया था, दूसरा होता है निरर्थक। अब सार्थक निरर्थक क्या होता है इसके बारे में बाद में जानेंगे, फिलहाल ये समझ लेते हैं। वाक्य के आधार पर, उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर। अब ये कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में सबसे ज्यादा ये वाला शब्द पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है बच्चों। दूसरा लिखा है रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। और चौथे नंबर पर दिया बेटा अर्थ के आधार पर, और आखिरी प्रयोग के आधार पर। ठीक है, 5 प्रकार होते हैं शब्दों के। पहला प्रकार वाक्य के आधार पर, दूसरा प्रकार उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा प्रकार रचना के आधार पर, चौथा प्रकार अर्थ के आधार पर, और 5वां प्रकार प्रयोग के आधार पर। ये होते हैं शब्द के वास्तविक प्रकार। ठीक है, अब पढ़ते हैं इनके बारे में विस्तार से, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद हमारी समझ में पूर्णता तो नहीं आया। पूर्णता तो तभी आएगा जब हम इनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो क्या आप सभी तैयार हैं? क्या आपको साउंड क्लियर आ रही है? स्क्रीन भी आ रही है? कोई परेशानी तो नहीं है? क्या आपको साउंड क्लियर नहीं आ रही तो आप कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे, आपके सभी प्रश्नों का जवाब देंगे, और हमारी आदत है कि हम अपने बच्चों की कमेंट पढ़ते हुए उनके जवाब देकर ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे ही आप प्रश्न पूछोगे हम आपके प्रश्नों का जवाब अवश्य देंगे। इसके बाद बच्चों लिखा है वाक्य के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। देख लेते हैं। यहां पर वाक्य के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला लिखा है सार्थक शब्द, दूसरा लिखा है निरर्थक शब्द। सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकलता हो, ऐसे कोई शब्द
जो आप बोलते तो है पर उसका अर्थ भी निकलना चाहिए, उसी को हम सार्थक शब्द कहते हैं। और निरर्थक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो जिनका अर्थ नहीं निकलता, हम प्रयोग तो कर लेते हैं किंतु जिनका अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। किंतु आपको एक बात बता दूं, देखो परिभाषा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही, किंतु आपको समझा रहा हूं शॉर्टकट तरीके से। क्या होता है, निरर्थक शब्द का भी कभी कभी सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग करने से वह भी सार्थक बदल जाता है, सार्थक में बदल जाता है। जैसे देखो अभी हमने सार्थक पढ़ा, हमने कहा खाना वाना खा लिया है। अब खाना शब्द था सार्थक, वाना शब्द था निरर्थक, लेकिन दोनों एक साथ आ गए। दोनों जब एक साथ आ गए तो दोनों का अर्थ हमें समझ में आ गया कि हमसे खाना खाने की पूछा जा रहा है। वाना जो शब्द आया है वो निरर्थक तो है किंतु सार्थक के साथ प्रयोग किया गया है, इसी वजह से वो क्या बन गया, सार्थक शब्द बन गया। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सार्थक और निरर्थक में अंतर क्या होता है। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका अर्थ निकलता है, निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका अर्थ नहीं निकलता है, केवल वो शब्द तुलना या कह सकते हैं तालमेल के आधार पर लगा लिए जाते हैं। चलो पढ़ लेते हैं आपके हिसाब से परिभाषा को। जिन शब्दों का निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। यानी इस वर्णमाला में जितने भी शब्द होते हैं वह शब्द अगर अर्थ सहित पाए जाते हैं तो उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, विद्यालय लिखा है, घर लिखा है, पुस्तक लिखा है, फसल लिखा है और आदि भी। यानी कि इतने सारे जो शब्द लिखे हैं, इन शब्दों का यदि अर्थ निकल रहा है तो ये हमारे सार्थक शब्द कहलाएंगे। क्लियर है? यहां तक कोई प्रश्न पूछे तो हम बताएंगे, अभी किसी ने प्रश्न पूछा ही नहीं तो मैं क्यों बताऊं, है ना। दूसरा क्या लिखा है बेटा, निरर्थक शब्द लिखा है। निरर्थक शब्द मतलब वे शब्द जिनका प्रयोग करने पर या जिनको बोलने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे मैंने कमल की जगह पर मकल बोल दिया, मकल शब्द का कोई अर्थ निकलता है? कोई अर्थ नहीं निकलता, तो कैसा शब्द कहलाएगा? निरर्थक कहलाएगा। मादमी, आदमी की जगह अपन मादमी कह दे तो मादमी शब्द का कोई मीनिंग नहीं निकलता, कोई अर्थ नहीं निकलता। तो जहां अर्थ नहीं निकलता वह शब्द निरर्थक शब्द कहलाता है। आप एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे, वानी, वोटी और वाय। अब आपको इनका प्रयोग बता देता हूं। पानी वानी, पानी वानी, रोटी वोटी, चाय वाय, खाना वाना, ये शब्द हैं जो पीछे लगाए जा रहे हैं, उन शब्दों को ही हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कभी कभी वाक्यों में इनका प्रयोग सार्थक शब्दों की तरह किया जाता है, तब वे उचित अर्थ प्रकट करने लगते हैं। क्या करते हैं? उचित अर्थ प्रकट करने लगते हैं। जैसे खटपट मत करो, खट का मतलब होता है खटकाना, पट का कुछ नहीं होता, किंतु जब उसका प्रयोग वाक्य के रूप में हुआ तो उसका अर्थ निकल आया। खटपट मत करो मतलब शोर मत करो। दूसरा कह रहा है कि अरे भाई पानी वानी पिला दो, तो भाई पानी वानी, अब पानी का तो हमें पता है अर्थ होता है, पर वो तुकबंदी बनाने के लिए, तालमेल बनाने के लिए उन्होंने वो शब्द बोल दिया कि अरे भाई पानी वानी पिला दो। तो हम भी अक्सर बोलते हैं, तो जो शब्द अपन किसी शब्द के साथ जोड़कर लगाते हैं वे सभी शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ऐसा आपके लिए है। ठीक है बच्चों। इसके बाद उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर, देखो बच्चों बाकी के आधार पर समझ गए ना अपन। बाकी के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द मतलब वे शब्द जिनका अर्थ निकलता है, निरर्थक शब्द मतलब वे शब्द जिनका अर्थ नहीं निकलता है, किंतु अगर उसको सार्थक शब्द के साथ प्रयोग किया जाए तब उसका अर्थ निकलता है। ठीक है, ये पढ़ लिया गया है। आगे पढ़ते हैं। इतिहास के आधार पर या स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। पहला शब्द होता है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा आगत विदेशी या विदेशज और 5वां संकर शब्द। बच्चों आपकी बहुत कक्षाओं में संकर शब्द का
प्रयोग या उसके बारे में चर्चा बहुत कम की जाती है, किंतु इन चारों के बारे में तो कई बार चर्चा की जाती है, प्रयोग में भी किए जाते हैं, लिए जाते हैं। पर आपको पता है हम संकर शब्दों को भी बोलते हैं, किंतु हम उस समय नहीं समझ पाते कि इन संकर शब्दों की खासियत या खूबी क्या होती है। आखिर हम इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं? इसकी पहचान करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, ये हम चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। क्या आप सभी तैयार हैं? क्या आपको पढ़ाया, अब तक पढ़ाया गया जो भी शब्द था, जो भी प्रश्न था, सब क्लियर है? चलिए, आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न लिखा है बच्चों, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो देख पा रहे होंगे आप, तत्सम शब्द का अर्थ होता है तत् यानी कि संस्कृत, सम मतलब के समान, तत् माने संस्कृत और सम माने के समान, अर्थात जो शब्द संस्कृत के समान ही हिंदी में लिखे जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कह रहा है? परिभाषा कह रही है कि तत् माने संस्कृत, सम माने के समान, और अपन परिभाषा बनाएंगे कि संस्कृत के समान जो शब्द हिंदी में लिखे जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। कहने का भाव इतना सा है बच्चों, यदि कोई शब्द संस्कृत में लिखा जाता है और उसे ज्यों का त्यों हम हिंदी में भी लिखते हैं, कोई भी परिवर्तन, कोई भी बदलाव नहीं करते हैं, वही शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आदित्य, अग्नि, इंद्र, विष्णु, भूमि, प्रथम, राष्ट्र, ये शब्द वो शब्द हैं जो संस्कृत में भी अपन ऐसे ही लिखते हैं और हिंदी में भी हम इनको ऐसे ही लिखते हैं। यानी कि समझ में आ गया होगा, जो शब्द संस्कृत में लिखे जाते हैं सेम टू सेम हिंदी में लिखे जाते हैं, ज्यों के त्यों हिंदी में लिखे जाते हैं, उन्हीं शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। बच्चों क्लियर है आपका? चलिए आगे बढ़ते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? अब देखो, तद्भव शब्द मतलब उससे होना, उससे होना, तद माने उससे होना, भव माने संस्कृत से, संस्कृत मतलब ये कह रहा है कि यदि मान लीजिए कि आप संस्कृत भाषा से बदलकर हिंदी में प्रयोग करते हैं, उन शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। समझ में आ रहा है? यदि किसी शब्द को संस्कृत भाषा से बदलकर हिंदी में उसका मानक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, उस मानक शब्द को ही हम बेटा तद्भव शब्द कहते हैं। हालांकि परिभाषा लिखी हुई है, पर परिभाषा से बाद में जाइए। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा बच्चों, यदि आप अपनी स्वयं की परिभाषा बनाते हो तो जिंदगी में कभी भी आप मिस्टेक नहीं करोगे, क्योंकि यदि आपने अपने मन से भाषा बनाई है तो आप उसे भूलेंगे नहीं। किंतु हमारे द्वारा, किसी बुक के द्वारा, किसी सीरीज के द्वारा जो भी भाषा बनाई जाती है उसे आप जल्दी भूल जाते हो। समझ में आ गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। लिखा है, देखो जैसे क्या लिखा है, उजला, कपूर। कपूर को संस्कृत में बेटा कर्पूर बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कपूर बोलते हैं। हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। सांझ को बेटा अपन वहां पे संध्या बोलते हैं, सांझ हो गया। हाथ को बेटा हस्त बोलते हैं, काम को कार्य बोलते हैं, बरस को वर्ष बोलते हैं। यानी कि जो शब्द मैंने अभी बोले हैं आपके सामने वो तत्सम थे, संस्कृत शब्द थे, किंतु यहाँ पर जो लिखे हुए आपको दिख रहे हैं ये तद्भव है, अर्थात हिंदी शब्द हैं, और हिंदी शब्दों को ही हम तद्भव कहते हैं, संस्कृत शब्दों को तत्सम कहते हैं। ये दो बातें आपके दिमाग में घुस गई होंगी। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, नहीं हो तो आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं हम बच्चों। प्रश्न नंबर 3 दे रहा है कि देशज, देशी शब्द किसे कहते हैं? देशी या देशज शब्द किसे कहते हैं बच्चों? बहुत ही सरल बात है, सरल पाठ है, सरल प्रश्न है। देशज शब्द से ही पता चल रहा है कि जो शब्द देश में जन्मा हो उसे हम देशज शब्द कहते हैं। यानी इसमें किसी भी देश की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता, किसी भी देश की बोली का इस्तेमाल नहीं किया जाता, केवल और केवल अपने देश में, अपने राज्य में, अपने गांव में इस्तेमाल होने वाली भाषा को देशज भाषा कहते हैं। आपको अगर दिख रहा हो बेटा स्थानीय बोलियों लिखा हुआ है, मैंने आपको स्थानीय बोलियों की अपेक्षा आपको क्या बताया है? अपने देश में, अपने राज्य में, अपने गांव में, अपने घर में जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं वे सभी शब्द हमारे क्या कहलाते हैं बेटा?
देशज शब्द या क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। क्लियर है? देख लेते हैं यहाँ पे, थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, ढूंढना, खाट, ये शब्द हम अपने गांव में इस्तेमाल करते हैं, अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, नित्य प्रति इस्तेमाल करते हैं। और नित्य प्रति जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो बच्चों देशज शब्द कहलाते हैं। किंतु देशज शब्द में कोई अंग्रेजी विदेशी भाषा नहीं होनी चाहिए, केवल और केवल अपनी हिंदी भाषा होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न अपना है, आगत विदेशी या विदेशज शब्द किसे कहते हैं? आगत विदेशी या विदेशज शब्द किसे कहते हैं? तो देख लेते हैं बेटा, जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं उन्हें हम कहते हैं आगत विदेशी या विदेशज। क्या मतलब? ऐसे शब्द जो विदेशों से लेकर हम अपनी भाषा में उनका इस्तेमाल करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, उस भाषा को हम विदेशी, विदेशज या आगत भाषा या आगत शब्द कहते हैं। आपको पता है हम कई प्रकार की भाषाओं को अपनी हिंदी भाषा में मिक्स करके बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बोला ना, मिक्स करके बोलते हैं, तो आधी हिंदी आधी इंग्लिश का मैंने इस्तेमाल किया। आप समझ गए होंगे बच्चों कि जब हम किसी शब्द के साथ दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं, दूसरी भाषा का प्रयोग करते हैं, वही भाषा वाले शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, कैंची, बटन, तोप, कागज, ऑफिस, जमीन, त्रासदी, इसमें कई सारे शब्द अरबी फारसी के हैं, कई सारे शब्द इंग्लिश भाषा के हैं और कुछ शब्द हिंदी भाषा के हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा, जो कि मैं आपको बताने वाला था। संकर शब्द क्या होता है? संकर शब्द मतलब होता है बेटा, जब कोई शब्द दो भाषाओं से मिलकर बनता हो उसे हम संकर शब्द कहते हैं। इस संकर में और उस संकर में बहुत अंतर है। उसमें ये श जो बना है ना वो दूसरा होता है, उसमें सलगम वाला श बनता है, ये अपना सपेरा वाला श बनाया गया है। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या लिखा है, रेल और गाड़ी। रेल शब्द अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी शब्द हिंदी है, दो भाषाएं हो गई अपनी, दोनों भाषाओं के मिलने से एक नया जो कि हिंदी में है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? संकर शब्द कहते हैं। क्लियर है? दूसरा देख लो बेटा, जांच हिंदी शब्द है, कर्ता संस्कृत शब्द है, जांच करता दो नया शब्द बना, वो हिंदी शब्द है, यानी दो भाषाओं से मिलकर बनने वाला शब्द संकर शब्द कहलाता है। क्लियर है यहां तक? यदि किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट हो तो बेझिझक पूछिए, क्योंकि जब तक आप प्रश्न नहीं पूछेंगे हम आपके प्रश्नों के जवाब कैसे देंगे? जब तक आप प्रश्न नहीं पूछेंगे हमें ये कैसे ज्ञात होगा कि आप किस बात को समझ गए हैं, आपकी समझ में कौन सा प्रश्न आ गया है, कौन सा नहीं आया है? तो आप देख लीजिए। ठीक है बच्चों, ये देख लेते हैं एक बार, और जिसकी समझ में नहीं आए वो कमेंट अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम अपने कमेंट को जोड़ पाएंगे, और जब आपके कमेंट से हम अपना कमेंट जोड़ेंगे तो आपका कमेंट प्रश्न का होगा और हमारा कमेंट उत्तर का होगा, और उत्तर प्रश्न जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो दिमाग में सब कुछ समझ में आ जाएगा स्पष्टली। क्लियर है बेटा? पूंजीपति लिखा हुआ देखो बेटा, पूंजी शब्द हिंदी है, पति शब्द संस्कृत है, क्योंकि पति को संस्कृत में भी पति लिखते हैं और हिंदी में भी पति लिखते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते। ठीक है, उसी प्रकार देखो वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत है, गांठ हिंदी शब्द है, यानी कि दो भाषाएं मिक्स होकर बन रही हैं। इसे बोलना जरूरी नहीं है, आपको दिख रहा होगा कि देखिए बेटा, लखपति, लख शब्द हिंदी शब्द है, पति शब्द संस्कृत है, दो भाषाओं का योग है, दो भाषाओं के योग से जो बन रहा है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। खोज बेटा हिंदी शब्द है, पूर्ण बेटा संस्कृत शब्द है, अपन संस्कृत में पूर्ण को पूर्ण ही लिखते हैं, कोई बदलाव नहीं करते, कोई परिवर्तन नहीं करते, इसी को हम बेटा क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। अगला पढ़ लेते बेटा, हिंदी और विदेशी भाषा का संपर्क है। देखो ये देख लेते आप, किताब घर, किताब घर, थानेदार, थाने और दार,
सॉरी यार, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसमें। चलिए मैं आपको इसकी जगह मैं बता देता हूं, किताब घर, किताब और घर, ठीक है। आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में पुनः एक बार फिर मिलेंगे आपसे, और आप अपने निश्चित समय पर हमसे जुड़िए, पढ़िए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। धन्यवाद। ये क्या लिखा है? संस्कृत और विदेशी भाषाओं का संगम लिखा हुआ है, यानी दो भाषाओं को जोड़कर इसमें लिखा गया है। क्या लिखा है? रेल यात्री। रेल शब्द विदेशी है, विदेशी मतलब अंग्रेजी, ठीक है। यात्री शब्द संस्कृत है, दोनों भाषाओं को जोड़ दिया गया, बन गया रेल यात्री। फिर क्या है? रेडियो तरंग। रेडियो तरंग में बेटा क्या लिखा है? रेडियो विदेशी शब्द है, तरंग संस्कृत शब्द है, दोनों को जोड़कर क्या बना दिया गया? रेडियो तरंग बना दिया गया, ठीक है बेटा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब जब दो भाषाओं का योग होगा, दो भाषाओं के शब्द आपस में मिलेंगे, तब तब वहां हमेशा संस्कृत शब्द होगा। आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने लिखा है कृषि मजदूर। कृषि हमारा संस्कृत शब्द है, मजदूर विदेशी शब्द है, हो सकता है वो किसी दूसरे देश से लिया गया हो। मैं ये नहीं कहता कि विदेशी का मतलब होता है अंग्रेजी। विदेशी मतलब जो अपने देश के बाहर है, हो सकता है चीनी शब्द हो सकता है जापानी शब्द हो, या हो सकता है किसी और देश का शब्द हो। विदेशी का मतलब केवल ये नहीं कहना चाहिए कि विदेशी मतलब अंग्रेजी। विदेशी मतलब अपने देश के बाहर जितने भी शब्द होते हैं वो सब विदेशी कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। फिर लिखा है आरामदायक। तो आराम शब्द संस्कृत है और दायक शब्द विदेशी है। फिर क्या लिखा है? बीमा पत्र। बीमा शब्द विदेशी है और पत्र शब्द संस्कृत है। तो यानी हमारी परिभाषा जो थी ना, वो पूरी तरह सूटेबल बैठती है, पूरी तरह निर्भर होती है कि दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। यानी कि जो ये शब्द हैं, क्या है बेटा? जो ये शब्द हैं अपने, ये क्या है? अपने संकर शब्द हैं, क्योंकि ये शब्द दो भाषाओं से मिलकर बने हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं बेटा, अरबी फारसी एवं अंग्रेजी। कहने को तो अरबी फारसी और अंग्रेजी दोनों ही शब्द विदेशी हैं। कैसे हैं? अरबी फारसी और अंग्रेजी दोनों ही शब्द विदेशी हैं, किंतु बेटा एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि दोनों विदेशी भाषाओं से हमने अपने देश की भाषा या देश के शब्द बना लिए हैं, उन्हें हम संकर शब्द के नाम से जानते हैं। क्या लिखा है बेटा? पार्टी बाजी लिखा है। तो पार्टी अंग्रेजी वर्ड है, बाजी अरबी वर्ड है, अरबी को अपने उर्दू भाषा में बोलते हैं। तो पार्टी बाजी हो गया अपना अंग्रेजी और उर्दू का मिक्सर, ठीक है। फिर तहसीलदार। तहसील अंग्रेजी शब्द है, दार अरबी शब्द है, और दोनों को जोड़कर बन गया हिंदी शब्द तहसीलदार, ठीक है। जेल खाना, जेल इंग्लिश वर्ड है, खाना फारसी वर्ड है, और अंग्रेजी और फारसी को जोड़कर हमने हिंदी शब्द बना लिया। यानी कहने का मतलब है, जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, ये दो भाषाओं का योग है, दो विदेशी भाषाओं का योग है, और विदेशी भाषाओं के योग से हमने अपने देश की भाषा तैयार कर ली। इसी को हम संकर शब्द कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया है? यदि आपके दिमाग में, आपके माइंड में सब कुछ क्लियर है तो यस लिखिए, और अगर कोई डाउट है तो प्रश्न पूछिए, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। अगला जो पॉइंट है, व्युत्पत्ति यानी रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? क्या होता है बेटा? व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा देख लेते हैं यहां पर, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। क्या है? रूढ़ शब्द,
यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, ये शब्द क्या है अपने, ये शब्द हैं अपने व्युत्पत्ति और या फिर रचना के आधार पर। समझ में आ रहा है, स्लैश लगा है, स्लैश का मतलब है अथवा या फिर या, तो इनमें से किसी एक के नाम पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। ये जरूरी नहीं है कि वो रचना के आधार पर ही पूछे। एमसीक्यू में ये भी पूछ सकता है आपसे बेटा कि बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आप वहां पर कंफ्यूज ना हो, आप अपने आंसर से भटके नहीं। इसी वजह से हमने आपके लिए तीनों शब्द लिख रखे हैं, आप तीनों शब्द ही पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो समझ लेते रूढ़ शब्द क्या होता है। वैसे तो सिंपल और सरल भाषा में बेटा रूढ़ शब्द का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर उसका अर्थ नहीं निकलता। पर हमारे दिमाग में आता है यार टुकड़े कैसे करते हैं, टुकड़े करना क्या कहलाता है। टुकड़े करने का मतलब बेटा ये है कि मान लीजिए आपने दो अक्षरों वाला शब्द ले लिया, दो अक्षरों वाला शब्द ले लिया और दोनों अक्षरों को हमने अलग अलग करके लिख दिया, तो क्या दोनों अक्षरों के अलग अलग करके लिखने पर उसका हम अर्थ निकाल पाते हैं? नहीं निकाल पाते। इसी वजह से इसको रूढ़ शब्द कहते हैं, वो भी सिंपल भाषा में। अब पढ़ते हैं डेफिनेशन की भाषा में। क्या लिखा है बेटा, जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाते हैं, उन्हीं शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। इसका अर्थ क्या है समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई शब्द इस्तेमाल किया और अर्थ कोई स्पेशल है, कोई विशेष है, या किसी विशेष वस्तु के लिए उसको इस्तेमाल किया है, तो हम ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे बच्चों, हम ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहेंगे। ठीक है, जैसे कुर्सी लिखा हुआ है, कुर्सी हमने विशेष चीज के लिए यूज किया है। फूल लिखा हुआ है, फल लिखा हो, घर लिखा हो, बादाम लिखा हो, ये वो शब्द हैं जिनको हम किसी स्पेशल, किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं बेटा, ऐसे शब्द हमेशा रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्लियर है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, यौगिक शब्द किसे कहते हैं। यौगिक जानते हो, यौगिक मतलब दो शब्दों से मिलकर बनने वाला शब्द। बस इस शब्द में थोड़ी सी शंकर शब्द से थोड़ा अलग होता है। ये शंकर शब्द में दो भाषाओं का योग किया जाता है, किंतु यहां पर दो शब्दों का यूज किया जाता है, वो भी चाहे किसी भी शब्द का हो, किसी भी भाषा का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर दो शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है। इस भाषा के शब्द को यानी यौगिक शब्द को एक तरह से संधि शब्द भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें संधि की जाती है। ठीक है बच्चों, जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है। तो एक परिभाषा पढ़ लेते हैं। यौगिक का अर्थ होता है मेल से बना हुआ। क्या कह रहा है ये, यौगिक शब्द का अर्थ होता है मेल से बना हुआ, और संधि की परिभाषा भी यही होती है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही है, तो यानी कि आपकी परिभाषा कहीं गलत नहीं होगी। फिर क्या लिखा है, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से मिलकर बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक की जगह संधि लिख दोगे कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। और एग्जाम्पल भी वही दिया है, देखो बेटा, हिमालय दिया है, हिम प्लस आलय बराबर हिमालय होता है, प्रधान प्लस मंत्री बराबर प्रधानमंत्री होता है। किंतु यहां पर हिमालय शब्द को हम संधि में ले जा सकते हैं, प्रधानमंत्री को नहीं ले जा सकते, ये केवल यौगिक में रहेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा हो क्यों भाई ऐसा क्या है, शब्द तो दोनों जोड़े जा रहे हैं। किंतु बच्चों एक खास बात होती है जो कि यौगिक और संधि को अलग अलग बनाती है, वो ये है कि शब्द में जब शब्दों को जोड़ते हैं तो हम किसी भी प्रकार के शब्द ले सकते हैं, उसमें परिवर्तन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। किंतु शब्द क्या कहते हैं, संधि में शब्दों के मध्य परिवर्तन होना अनिवार्य है। मान लीजिए यहां पर कितने अक्षर थे, 4 अक्षर थे या 5 थे, 2 इधर है 3 इधर है, 5 अक्षर थे, जुड़ने के बाद कितने बने, 4 रह गए, यानी परिवर्तन हुआ। और जहां परिवर्तन हुआ वह संधि है, और जहां परिवर्तन नहीं हो सकता सिर्फ जोड़ दिए जाते हैं वहां यौगिक शब्द होते हैं। क्लियर है दिमाग में, किसी भी बच्चे के मन में कोई भी डाउट हो पूछिए जरूर, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो शब्द है, अगला जो प्रश्न है, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जानते हो योग रूढ़ शब्द क्या होता है? योग रूढ़ शब्द में देखो, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु जिनका अर्थ रूढ़ हो जाता है उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। ये थोड़ी भाषा आपको समझ में नहीं आई होगी, मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूं बच्चों। मान लीजिए आपने कोई शब्द लिया और वह शब्द दो पदों से मिलकर बना है और दोनों पद मिलकर हमें किसी तीसरे का नाम बता रहे हैं। कहने का मतलब दो पदों को छोड़कर किसी तीसरे पद की जानकारी जहां से मिलती है उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? दो शब्दों को छोड़कर किसी तीसरे शब्द का ज्ञान जहां होता है वहां हमारा योग रूढ़ शब्द होता है। अब आपको एग्जाम्पल को देखकर कहीं ये तो नहीं याद आ रहा कि सर ये तो समास होते हैं और समास में भी बहुरी समास होता है। तो हाँ, आपका सोचना बिल्कुल सही है बच्चों। योग रूढ़ शब्द को ही समास कहते हैं। योग रूढ़ शब्द को ही समास कहते हैं क्योंकि समास में भी तीसरे पद का बोध होता है और योग रूढ़ शब्द में भी हमेशा तीसरे पद का बोध होता है। यहाँ लिखा हुआ है, ये सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। मतलब दो पद मिलकर एक शब्द के अर्थ को छोड़कर दूसरे शब्द का अर्थ प्रकट करते हैं। उसी शब्द के अर्थ को हम बेटा क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द या बहुरी समास कहते हैं। क्लियर है दिमाग में? चलिए, एक कहावत सुनी होगी आपने बेटा, एक पंथ दो काज, वह पढ़ रहे हैं हम आज। पहले वाले प्रश्न में रूढ़ शब्द था, उसमें कोई भावार्थ नहीं था, लेकिन दूसरा आया यौगिक। यौगिक ने हमें यौगिक तो सिखाया, साथ ही साथ सिखाई संधि का प्रकार, संधि की परिभाषा। तीसरा जो प्रकार आया योग रूढ़, इसने हमें सिखाया बच्चों कि हम योग रूढ़ तो है ही पर हमारे साथ साथ बहुरी समास भी चलता है। देख सकते हो आप यहाँ क्या लिखा है? पीतांबर लिखा है। पीतांबर माने पीले हैं वस्त्र जिसके। अब आपको पता होगा पीले वस्त्र किसके हैं। हालांकि भगवान कृष्ण के भी थे, भगवान गणेश के भी थे, किंतु सबसे पहले विष्णु भगवान थे और उन्हीं के पीले वस्त्र थे। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे पीतांबर का अर्थ मतलब भगवान विष्णु। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी कि कौन से देव है जिनका पेट लंबा है, तो एक ही नाम निकल के आता है गणेश। पंकज, पंकज माने कमल। पंकज माने कमल क्यों हुआ? पंकज मतलब होता है पंक प्लस ज, यानी कि कीचड़ में खिलने वाला। कीचड़ में कौन खिलता है? कमल खिलता है। चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ में, चक्र है जिसके हाथ में अर्थात श्री कृष्ण। तो समझ में आ गया। जलज लिखा हुआ है, जलज मतलब पंकज का ही दूसरा पर्यायवाची है। जल में खिलने वाला, जल में खिलने वाला जो शब्द होता है उसे हम कमल कहते हैं। तो यहाँ जो ज आ रहा है बेटा, उस ज का मतलब है खिलने वाला। क्या है बेटा? ज का मतलब है खिलने वाला। क्लियर है? चलिए, ये देखो आपका प्रश्न है अगला, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? एक बार देख लीजिए नजर भर के, आपके समझ में आ जाएगा। आपने देख लिया होगा तो मैं इसको समझा देता हूं आपको। बेटा प्रश्न क्या लिखा है? अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? यहां बेटा क्षमा कीजिएगा, गलती से मिस्टेक हो गई है, यहां 4 आएगा। ठीक है बेटा, 4 आएगा। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से प्रकार समझ लेते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची और विपरीतार्थी या विलोम शब्द। क्लियर है? अब हमारे दिमाग में आ रहा हो यार, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द में क्या अंतर है? शब्द तो सभी एक जैसे होते हैं, हम उसमें समझेंगे कैसे कि एकार्थी मतलब क्या होता है और अनेकार्थी मतलब क्या होता है, समानार्थी क्या होता है, विलोमार्थी क्या होता है,
समझा देता हूं आपको, आप बेफिक्र रहिए, मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दिए बिना यहां से नहीं जाऊंगा, ठीक है। आपको एक एक शब्द का अर्थ समझाऊंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलिए देखते हैं हम क्या लिखा है बेटा। पहला शब्द लिखा है एकार्थी शब्द क्या होता है। अब यहां लिखा हुआ है जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, मतलब शब्द तो होता है किंतु जिसका अर्थ एक होता है, दूसरा कोई और अर्थ नहीं होता, उसी शब्द को हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हम अपना नाम लेके चलते हैं, हमारा जो नाम है उस नाम का कोई और अर्थ नहीं होता। क्या नहीं होता? कोई और अर्थ नहीं होता, इसलिए हम अपने नाम को क्या मानते हैं? एकार्थी शब्द मानते हैं। हमारे देखो सामने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, गंगा, यमुना, राधा, सीता, पुस्तक, लकड़ी, मेज, कुछ भी हो सकता है। यानी ऐसे शब्द जिनके दूसरे कोई अर्थ नहीं निकलते हो। कुर्सी लिखा हो, मान के चलो कुर्सी लिखा हुआ है, क्या आप बताइए कुर्सी का दूसरा कोई अर्थ निकलता है? अब ये मत कहना सर चेयर होता है इंग्लिश में। बेटा इंग्लिश की बात नहीं चल रही है, बात चल रही है हिंदी की, तो हमें हिंदी पे फोकस करना है। हिंदी में कुर्सी शब्द का कोई अन्यत्र शब्द नहीं होता, अन्य शब्द नहीं होता, इसीलिए इसे हम एकार्थी शब्द के नाम से जानते हैं। क्लियर है? गंगा जो नदी है उस नदी का दूसरा कोई नाम नहीं होता, इसलिए हम गंगा को भी एकार्थी शब्द के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? यानी कि कहने का तात्पर्य इतना सा है कि यदि आपके माइंड में, आपके दिमाग में, आपके हृदय में कोई ऐसे शब्द आते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम हो और उनका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता हो, उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। तो बच्चों अगर दिमाग लगाया जाए ना, अगर सभी अपने अपने दिमाग का कॉमन सेंस यूज करें तो एक परिभाषा दूसरी परिभाषा को टारगेट बना लेती है। जैसे आप देख पा रहे हो कि किसी के भी नाम को क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं। और हमने पढ़ा भी है कि किसी के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का प्रकार बता रहा है ये। और लिखा क्या देखो, सामने लिखा भी है, देखो मैं आपसे बता रहा था लेकिन मैंने बोर्ड की तरफ नहीं देख पाया। देखो लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द इसी कोटि के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के सभी शब्द इसी कोटि यानी कि इसी प्रकार के अंतर्गत आते हैं। समझ रहे हो? यानी मैं आपको जो बता रहा था वो पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैंने आपकी तरफ देखा, इसकी तरफ देखा ही नहीं। क्लियर है दिमाग में? यानी वे शब्द जो आपको केवल एक ही अर्थ प्रदान करते हो उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है? क्लियर है? किसी का कोई प्रश्न, कोई डाउट हो अवश्य पूछिए। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप अपने प्रश्नों को पूछिए, किंतु मुझे पता है कि जब बच्चों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होता है, टीचर समझा पा रहा होता है, तो उनके मन में कोई डाउट आता ही नहीं है। और अगर किसी के मैंने जैसे मैंने कहा ना कुर्सी का शब्द आते ही वो बोले कि सर चेयर, तो ऐसे ऊट पटांग जब क्वेश्चन आते हैं तो वो बच्चा पढ़ने के उद्देश्य से आया नहीं होता, ऐसा समझ लेना चाहिए। ठीक है? चलिए अगला जो शब्द है, अगला जो प्रश्न है उसे कहते हैं बच्चों अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी जानते क्या होता है? यानी शब्द तो एक है, अर्थ उसके दो चार हो जाते हो। आपको पता है ना हिंदी में एक वचन बहुवचन होता है, द्विवचन तो होता नहीं है। इसलिए वो क्या कह रहा है कि अगर एक शब्द है और एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ हैं, यहां तुमने कई बार पढ़ा हो, समासों में पढ़ा हो या किसी और जगह पढ़ा हो, अंबर माने होता है बेटा कपड़ा और आकाश यानी आसमान। अंबर माने कपड़ा और आसमान होता है। पत्र माने पत्ता और चिट्ठी होता है। कर का मतलब होता है हाथ और टैक्स। और कनक मतलब होता है सोना और धतूरा। ऐसे और भी अन्य शब्द होंगे जिनका प्रयोग करते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं इसका अर्थ कहीं और तो नहीं जा रहा। तो शब्द के हिसाब से, उसके अर्थ के हिसाब से हमें अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करना चाहिए। क्लियर है? तो आप समझ गए होंगे कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए क्या लिखा है बेटा? समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। मैं सिंपल भाषा में अगर बोलूं आपसे तो जिस शब्द के
अर्थ एक और शब्द अनेक। क्या हुआ, दिमाग कंफ्यूज हो गया? कंफ्यूज नहीं हुआ, सरल शब्दों में बताते हैं कि जिन शब्दों के शब्द अनेक और अर्थ एक हो उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। मान लीजिए आप व्यक्ति तो केवल एक हो, आप व्यक्ति केवल एक हो, लेकिन आपके लोग अलग अलग नाम से आपको जानते हो। कोई आपको राम कहता हो, कोई श्याम कहता हो, कोई लल्ला कहता हो, कोई छोटा कहता हो, कोई छोटू कहता हो। नाम तो आपके ही है ना, यानी आप क्या हो गए, उसके अर्थ हो गए। क्या हो गए? अर्थ हो गए। और शब्द कितने हो गए? बहुत सारे। तो जितने भी शब्द किसी एक अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप यहां देख पा रहे होंगे कि आग शब्द लिखा हुआ है और आग शब्द को 3 अन्यत्र नामों से भी जाना जाता है और वो है पावक, अग्नि, अनल। क्या लिखा है? पावक, अग्नि, अनल। ये 3 शब्द जरूर हैं किंतु अर्थ एक ही है, वो भी आग, ज्वाला। ठीक है, आकाश को बेटा क्या बोलते हैं? आकाश को अंबर, नभ, गगन बोलते हैं। सूर्य को बेटा रवि, भानु, भास्कर, दिनेश, दिनकर, दिनमणि और आदित्य के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब यह है किसी भी शब्द के नाम बहुत सारे हों किंतु उसका आधार, उसका अर्थ एक निकलता हो, उसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं। क्लियर है? किसी के मन में कोई भी डाउट हो पूछिए, और नहीं है कोई बात नहीं, हम समझा पा रहे हैं आपको अच्छे से हर प्रश्न के पूछने से पूर्व। ये जो इस एक सॉरी क्या कहता ना, अर्थ के आधार पर जो प्रकार थे ना, उसका अंतिम प्रश्न है। क्या है ये? अंतिम प्रश्न है अर्थ के आधार पर। क्या है? विपरीतार्थी शब्द या विलोम शब्द किसे कहते हैं? अच्छा, आपके मन में आ रहा हो विपरीतार्थी मतलब इंग्लिश में अगर बोला जाए तो अपोजिट, यानी कि विलोम। ठीक है, ये क्या है? विलोम है। और विलोम मतलब आप जानते हो कि धरती पर जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं उन शब्द का, उन वस्तुओं का विलोम तो होता ही है। मान लीजिए आपको सुख मिला तो दुख भी मिलेगा, लाभ हुआ हानि भी होगी, उत्तीर्ण होते हैं तो अनुत्तीर्ण भी होते हैं, सुबह होती है तो शाम भी होती है, कहीं झूठ होता है तो वहां सच भी होता है। तो कहने का तात्पर्य इतना सा है कि जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें विपरीतार्थी शब्द कहते हैं या फिर विलोम शब्द कहते हैं। आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, विपरीतार्थी शब्द को ही विलोम शब्द कहते हैं और दूसरी भाषा में बोले तो विलोम शब्द को ही विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा में बस इतना ही। हम अगले दिन आपके लिए नई कक्षा लेकर उपस्थित होंगे। आप सभी से यही कहूंगा कि आप सभी बच्चे निश्चित समय पर क्लास को ज्वाइन कीजिए और अपनी पढ़ाई कीजिए, अपने मन में उठने वाले सभी सवालों के जवाब प्राप्त कीजिए ताकि आप अपनी परीक्षा के प्रति तैयार हो सकें। कहते ना कि किसी भी योद्धा को युद्ध भूमि में जाने से पूर्व अपनी तैयारी पूरी अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर तैयारी में कोई भी कमी रह गई तो हम युद्ध हार सकते हैं। अगर तैयारी अच्छी हो तो हम युद्ध जीत कर आते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि हमारे ये योद्धा जो आज हमारे साथ पढ़ रहे थे कल पुनः हमारे साथ युद्ध लड़ने के लिए आएंगे, और युद्ध मतलब अपने पढ़ाई करने के लिए आएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम अपनी वाणी को, अपनी कक्षा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय श्री कृष्ण।